मैं आपको हार्मोन्स को संतुलित करने और उन्हें सही तरीके से कुशल बनाने की जानकारी दूंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि हार्मोन क्या है? हार्मोन्स संचार के कण होते हैं जो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते हैं। ये किसी ग्लैंड से उत्पन्न होते हैं जो उन्हें बनाता है और फिर ये रक्त के जरिए यात्रा करते हैं और फिर उन्हें कोई रिसेप्टर प्राप्त करता है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और आप अपने कानों के रिसेप्टरों की मदद से मुझे सुन पा रहे हैं। आप अपनी आंखों के रिसेप्टरों के जरिए मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि मेरे शब्द आप तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। जब शरीर में कोई संचार सिग्नल प्राप्त होता है, फीडबैक लूप के रूप में एक दूसरा सिग्नल वापस भेजा जाता है। यह एक सर्किट की तरह काम करता है, जैसे कि आपके घरों का थर्मोस्टेट जब किसी तय तापमान तक पहुंच जाता है तो हीटर बंद हो जाता है। जब शरीर का ब्लड प्रेशर एक तय स्तर तक पहुंच जाता है, कुछ खास हार्मोन्स उसे वही रोक देते हैं। सोडियम और तरल को नियंत्रित करने वाले हार्मोन ऐसा करते हैं। जैसे ही ब्लड शुगर एक तय स्तर तक पहुंच जाता है, उदाहरण के लिए 80, तो हार्मोन उसे वही रोक देते हैं। अगर हार्मोन्स में कोई फीडबैक प्रणाली नहीं होगी, तो हार्मोन्स इन स्तरों को बढ़ाते ही जाएंगे और यह शरीर के लिए बहुत बुरा रहेगा। शरीर में हार्मोन्स के साथ यही समस्या रहती है। यह फीडबैक प्रणाली काम करना बंद कर देती है। एंडोक्राइन बाधकों के कारण रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं और इसका कारण हो सकता है कीटनाशक, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, जो रिसेप्टरों को ब्लॉक करते हैं और फिर हार्मोन्स की कार्यप्रणाली नष्ट हो जाती है। इनका स्तर बढ़ता ही जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि कीटनाशक, हर्बिसाइड, फंगिसाइड शरीर में एस्ट्रोजन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए एंडोक्राइन बाधक वास्तव में एस्ट्रोजन बाधक बन जाता है। एक दूसरी स्थिति भी है जिसमें जरूरी नहीं है कि रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए, लेकिन इस स्थिति में रिसेप्टर काम करना बंद कर देता है या रिसेप्टर हार्मोन का प्रतिरोध करने लगता है, जिसे हार्मोन रेजिस्टेंस कहते हैं। और ऐसा कुछ हार्मोन्स के साथ होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन और कॉर्टिसोल, जहां एस्ट्रोजन लंबे समय तक बढ़ता ही जाता है और फिर कोशिकाएं उसे ब्लॉक करने लगती हैं और हार्मोन काम नहीं करता। मैं आपको एक बेहद दुर्लभ उदाहरण देता हूं। वैसे ऐसा आमतौर पर जीवन में नहीं होता। मान लेते हैं कि आप कई सालों से बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते आ रहे हैं। आप कार्ब खाते हैं और आप इंसुलिन बढ़ाते हैं और अंत में आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति पैदा हो जाती है और अब वह रिसेप्टर बिल्कुल काम नहीं करता और शरीर उसे ज्यादा से ज्यादा बनाता जाता है और आखिरकार संचार नीचे गिरता जाता है, ब्लड शुगर अनियंत्रित हो जाता है और आपको डायबिटीज हो जाती है। हार्मोन्स के साथ ये दूसरी समस्या है। ऐसा ही कुछ कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस में भी होता है, जहां आप लंबे समय तक तनाव झेलते रहते हैं और फिर कॉर्टिसोल काम करना बंद कर देता है, जिसे हम सूजन रोधी कहते हैं, और आपको सूजन और दर्द होने लगता है। तीन प्रमुख हार्मोन्स हैं जो शरीर में सब कुछ नष्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है इंसुलिन, दूसरा है तनाव से पैदा होने वाला कॉर्टिसोल और तीसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये तीन हार्मोन शरीर पर हावी हो जाते हैं और अन्य हार्मोन्स का काम रोक देते हैं। चलिए अब हार्मोन्स की बात करते हैं और पता लगाते हैं कि किसी हार्मोन को संतुलित करने के लिए आप क्या खा सकते हैं। चलिए थायराइड से शुरू करते हैं। T4 एक थायराइड हार्मोन है। यहाँ पर 4 इस हार्मोन में मौजूद आयोडीन के अणुओं की संख्या को दर्शाता है। इसलिए T4 को सुधारने के लिए आपको ज्यादा आयोडीन लेना चाहिए। आयोडीन हमें सी कैल्प, समुद्र से मिलने वाली चीजों से मिल जाएगा। T4 को थायराइड हार्मोन के सक्रिय रूप T3 में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए एक पोषक तत्व हमारी मदद करेगा, क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना T4 है। फर्क इससे पड़ता है कि परिवर्तित हार्मोन T3 कितना सक्रिय है। 80% परिवर्तन लिवर में और 20% गुर्दों में होता है। इसके लिए आपका लिवर और गुर्दे स्वस्थ होने चाहिए। इस परिवर्तन के लिए सेलेनियम एक मुख्य मिनरल है। ब्राजील नट से आपको अच्छी मात्रा में सेलेनियम मिल जाएगा। रोजाना एक नट खाने से आपको पर्याप्त सेलेनियम मिल जाएगा। वैसे सेलेनियम समुद्री भोजन और सी कैल्प में भी मौजूद होता है। अगर आपका थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा है
कुछ लोगों को हाइपरथायरॉइड समस्या होती है, उसे रोकने के लिए आप पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में एक खास रसायन होता है जो आयोडीन को रोक सकता है। कॉर्टिसोल हार्मोन की बात करें तो तनाव कम करने से कॉर्टिसोल कम हो सकता है, लेकिन जहां तक भोजन की बात है, आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जो कॉर्टिसोल से लड़ते हैं और शरीर को आराम देते हैं। इसलिए आपको ज्यादा सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। शरीर में कॉर्टिसोल की कमी होने पर आप समुद्री नमक खा सकते हैं क्योंकि जब एड्रेनल ग्लैंड्स काम करना बंद करते हैं, आपके शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है और इसलिए अगर आप पर्याप्त नमक नहीं खाएंगे तो उससे एड्रेनल ग्लैंड्स कमजोर पड़ जाएंगे। अब हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। ये एक एंटी एजिंग हार्मोन है। ये हार्मोन आपकी मांसपेशियों और दूसरे प्रोटीन्स को बचाने में मदद करता है। इस हार्मोन को बढ़ाने के लिए आपको अपना तनाव कम रखना है। आपको ध्यान देना है कि आप सामान्य मात्रा में प्रोटीन खाएं, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। आर्जिनिन नामक एमिनो एसिड ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है और आर्जिनिन बहुत सारे प्रोटीन्स में मौजूद होता है। क्योंकि आर्जिनिन एक एमिनो एसिड है, इसलिए आपको आर्जिनिन युक्त प्रोटीन का ही सेवन करना है जिसमें सभी एमिनो एसिड्स मौजूद हों। अंडे इसका अच्छा स्रोत हैं। नट्स, मांस और समुद्री भोजन में आर्जिनिन होता है। ये सभी ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने में मदद करेंगे। कम समय में अधिक तीव्रता वाली कसरत करने से ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, जैसे कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अच्छी नींद से भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, इसलिए कसरत के बाद आपको आराम भी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करना है, अपना ब्लड शुगर कम बनाए रखना है। अगला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसे आप जिंक से बढ़ा सकते हैं और जिंक आपको लाल मांस और समुद्री भोजनों से मिल जाएगा, खासकर ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स में किसी भी फूड की तुलना में सबसे ज्यादा जिंक होता है, इसलिए आपको ऑयस्टर और लाल मांस खाना चाहिए। एस्ट्रोजन से भी दूरी बनाएं। उसके लिए आपको डेयरी और एस्ट्रोजन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहना है, जैसे कि फर्मेंटेड सोयाबीन। कम फैट वाली डाइट से दूर रहें। आपको अपने शरीर को पर्याप्त फैट देना है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ये बात कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पर भी लागू होती है। ये सभी सेक्स हार्मोन्स हैं जिन्हें बनाने में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। यदि आप एक महिला हैं और आपका एंड्रोजन बहुत ज्यादा है, जो टेस्टोस्टेरोन का ही एक रूप है, और मैं पीसीओएस की बात कर रहा हूं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें एंड्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप इन्हें कैसे कम करेंगे? आप उस हार्मोन को कम करेंगे जिसकी वजह से ऐसा होता है, और वह हार्मोन है इंसुलिन। उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, फास्टिंग करेंगे। ऐसा करने से आपकी ओवरीज एंड्रोजन का उत्पादन कम करेंगी। अगला हार्मोन है एस्ट्रोजन। यह महत्वपूर्ण हार्मोन है। बहुत सारे पुरुषों और महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है और हमारा वातावरण इसका कारण है। हम प्लास्टिक के संपर्क में आते हैं और एक औसत इंसान हर हफ्ते एक क्रेडिट कार्ड के जितना प्लास्टिक खा जाता है। प्लास्टिक एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं। ये एंडोक्राइन प्रणाली को रोकते हैं और मैं पीने के पानी में मिले हुए प्लास्टिक की बात कर रहा हूं। इसलिए पानी के फिल्टर का प्रयोग करें, नलके का पानी न पिए। 3 तरह के एस्ट्रोजन होते हैं और आपको उन्हें नियंत्रित करना है, यानी कि आपको खराब एस्ट्रोजन को कम करना है और अच्छे को बढ़ाना है। उसके लिए पत्तेदार सब्जियां सबसे अच्छी होती हैं, जैसे कि केल, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, पत्ता गोभी, अरुगुला, मूली और आप कैल्प खाके भी एस्ट्रोजन को नियंत्रित कर सकते हैं क्योंकि आयोडीन एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा को कम करता है। डेयरी के उत्पाद न खाएं क्योंकि उनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपका एस्ट्रोजन बढ़ा सकते हैं। अगर आपका एस्ट्रोजन कम है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनिक फर्मेंटेड सोयाबीन खाने से मदद मिल सकती है, जैसे कि मीसो सूप, टोफू और इसी तरह की अन्य चीजें। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड से प्रोजेस्टेरोन बढ़ा सकते हैं। ये आपको साल्मन मछली और कॉड लिवर ऑयल से मिल जाएगा। अब अगले हार्मोन की बात करते हैं, जिसका नाम है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी कोई विटामिन नहीं बल्कि एक हार्मोन है। आप सूरज से विटामिन डी पा सकते हैं, लेकिन ये कुछ मात्रा में आपको कॉड लिवर ऑयल और साल्मन जैसी फैटी मछली से भी मिल जाएगा।
चलिए अब सबसे बड़े हार्मोन की बात करते हैं जो सब कुछ नष्ट कर देता है। उसका नाम है इंसुलिन। कार्ब कम करने, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने और एमएसजी नहीं खाने से इंसुलिन कम हो सकता है। इंसुलिन के साथ समस्या यह है कि यदि आप में पर्याप्त इंसुलिन नहीं है, जैसा कि टाइप 1 डायबिटीज में होता है, तो उसे बढ़ाने के लिए आपको शुगर का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से बात नहीं बनेगी। आपको सेहतमंद भोजन के साथ इंसुलिन बनाने वाले ग्लैंड में सुधार करना चाहिए। कुछ चीजों से आप हार्मोन्स नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें बढ़ा सकते हैं, लेकिन दो कार्यों के जरिए एंडोक्राइन प्रणाली को सुधारना सबसे अच्छा रहेगा। ये कार्य हैं स्वस्थ कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग, और उस जानकारी के लिए आप यहाँ पर दिखाया गया वीडियो देख सकते हैं।